तो आज की इस विस्तृत चर्चा की शुरुआत में एक बहुत ही चौंकाने वाले सवाल से करना चाहता हूँ। बताइए। मतलब क्या ये अजीब नहीं लगता कि जिन वॉल स्ट्रीट के दिग्गज एक्सपर्ट्स को हम इतनी भारी भरकम फीस देते हैं, वो 96% बार एक एक आम और सस्ते इंडेक्स फंड से हार जाते हैं? हाँ, ये आंकड़ा हमेशा लोगों को हैरान करता है। बिल्कुल। जब भी मतलब पर्सनल फाइनेंस या निवेश की बात आती है ना, तो ऐसा लगता है जैसे जानबूझकर एक एक ऐसा चक्रव्यूह रचा गया है जिसके नियम आम लोगों को समझ ही ना आए। सही बात है। मतलब पूरी इंडस्ट्री ने ये भ्रम पैदा कर दिया है कि बिना किसी सूट बूट वाले सलाहकार के कोई भी इंसान वित्तीय आजादी पा ही नहीं सकता। ये एक बहुत ही सटीक अवलोकन है। असल में वित्तीय दुनिया ना अक्सर इस जटिलता को या कॉम्प्लेक्सिटी को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करती है। हाँ, एग्जैक्टली। और उस पर अपना जो नियंत्रण है वो इन तथाकथित एक्सपर्ट्स को सौंप देता है। अपना कंट्रोल दे देता है। हाँ। बिल्कुल। लेकिन आज की इस गहन चर्चा में जिस स्रोत का हम विश्लेषण कर रहे हैं वो इस पूरे मायाजाल को एकदम छिन्न भिन्न कर देता है। और आज का हमारा मिशन भी यही है। मतलब इस भारी भरकम लगने वाले विषय को ना एकदम डिकोड करना है। तो आज हम टोनी रॉबिन्स की किताब मनी मास्टर द गेम के जो नोट्स हैं उन पर गहराई से विचार कर रहे हैं। और दिलचस्प बात यह है कि हाँ, ये बहुत जरूरी पॉइंट है। है ना, ये जो ब्लूप्रिंट है ये दुनिया के 50 से ज्यादा सबसे सफल वित्तीय दिग्गजों जैसे वॉरेन बफे और रे डेलियो उनके इंटरव्यूज का निचोड़ है। इसका मूल विचार ये है कि वित्तीय सफलता कोई लॉटरी या किस्मत का खेल नहीं है। ये एक ऐसा खेल है जिसे जीता जा सकता है, बस इसके असली नियम पता होने चाहिए। बिल्कुल। और इस स्रोत की सबसे बड़ी ताकत भी यही है। मतलब ये थ्योरी से हटकर ना सीधे उन लोगों के दिमाग को पढ़ता है जो जो दशकों से इस खेल को जीत रहे हैं। जो मास्टर्स हैं। हाँ, ये सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर उस 0.001% लोगों की सोच में ऐसा क्या है जो जो बाकी की दुनिया नहीं देख पा रही है। बिल्कुल। मतलब उन्होंने इस शोर शराबे के बीच जोखिम को कम करने और मुनाफा बढ़ाने के कौन से स्पष्ट रास्ते खोज निकाले। तो चलिए इसको थोड़ा विस्तार से समझते हैं। मुझे तो ये पूरी चर्चा किसी किसी बहुत ही मुश्किल वीडियो गेम का वो चीट कोड मिलने जैसी लग रही है। चीट कोड, हाँ सही कहा। मतलब जैसे सालों तक कोई इंसान बिना दिशा की गेम खेल रहा हो, बार बार गलतियों से नुकसान उठा रहा हो, और अचानक उसे वो गुप्त रास्ता मिल जाए। एग्जैक्टली। जहां सीधे मास्टर्स उसे जीतने के राज बता रहे हो। हाँ, तो इस गेम में एंट्री का सबसे पहला कदम क्या होना चाहिए? देखिए, वेल्थ क्रिएशन या संपत्ति बनाने की जो बुनियाद है ना, वो एक बहुत ही सरल सिद्धांत पर टिकी है और वो है कंपाउंडिंग, यानी चक्रवृद्धि ब्याज। हाँ, चक्रवृद्धि ब्याज की ताकत को समझना। स्रोत यहाँ स्पष्ट रूप से एक फ्रीडम फंड बनाने की बात करता है। फ्रीडम फंड? हाँ, इसका सीधा सा मतलब ये है कि कोई भी आमदनी हाथ में आते ही खर्च करने से पहले ही उसका एक निश्चित हिस्सा निवेश के लिए अलग कर देना है। अक्सर लोग निवेश को एक बीज बोने जैसा बताते हैं, पर सच कहूं तो वो उदाहरण मुझे थोड़ा धीमा लगता है। अच्छा, तो आप इसे कैसे देखते हैं? मतलब कंपाउंडिंग असल में एक एक पहाड़ी से नीचे लुढ़कते हुए बर्फ के गोले की तरह काम करती है, एक स्नोबॉल की तरह। अरे हाँ, स्नोबॉल इफेक्ट। शुरुआत में वो गोला बहुत छोटा होता है, लेकिन जैसे जैसे वो लुढ़कता है ना, उस पर चिपकी हुई नई बर्फ जो कि असल में हमारा ब्याज है, वो अगली बार और भी ज्यादा बर्फ को अपनी ओर खींचती है, और कुछ सालों में वो छोटा सा गोला एक विशाल हिमस्खलन बन जाता है। ये स्नोबॉल वाला उदाहरण कंपाउंडिंग के गणित को बिल्कुल सही तरीके से दर्शाता है, क्योंकि इसमें जो ब्याज मिलता है ना, वो खुद भी ब्याज कमाना शुरू कर देता है। बिल्कुल। इसीलिए फ्रीडम फंड का जो नियम है वो ये कहता है कि खर्च करने के बाद जो बचे उसे मत बचाओ, बल्कि बचाने के बाद जो बचे उसे खर्च करो। ये माइंडसेट का बहुत बड़ा शिफ्ट है। हाँ, और समय ही उस स्नोबॉल को बड़ा करने का सबसे जरूरी तत्व है। लेकिन सिर्फ पैसे बचाने से तो बात नहीं बनेगी ना, उस बर्फ के गोले को लुढ़कने के लिए सही पहाड़ी भी तो चाहिए। बिल्कुल सही कहा। और यहीं पर जो हमारा स्रोत है वो उन 3 बड़े वित्तीय भ्रमों पर या मिथकों पर प्रहार करता है जो लोगों को गलत पहाड़ी पर चढ़ा देते हैं। तो पहला भ्रम है एक्टिव मैनेजमेंट का झूठ। अक्सर लोग मानते हैं कि कोई फंड मैनेजर दिन रात बाजार का एनालिसिस करके ज्यादा रिटर्न दिला सकता है। हाँ, ये बहुत आम सोच है। लेकिन आपने शुरुआत में जो वो 96% वाली बात पर सहमति जताई थी ना, हाँ, कि वो इंडेक्स फंड से हार जाते हैं। हाँ, मुझे वहां एक बात खटक रही है। मतलब इन फंड मैनेजर्स के पास तो सुपर कंप्यूटर्स हैं, दुनिया भर का डेटा है, फिर ये गणित के हिसाब से कैसे संभव है
कि वो 96% समय एक साधारण इंडेक्स फंड को बीट करने में फेल हो जाते हैं? ये सवाल बहुत ही वाजिब है और इसका जवाब उनके ज्ञान में नहीं है बल्कि उनके काम करने के तरीके में यानी मैकेनिज्म में छिपा है। अच्छा, कैसे? देखिए, जब कोई एक्टिव फंड मैनेजर बार बार स्टॉक्स खरीदता और बेचता है तो हर एक लेन देन पर टैक्स और ट्रेडिंग कॉस्ट लगती है। खर्चे बढ़ते हैं। बिल्कुल। इसके अलावा उनकी खुद की भारी भरकम सैलरी और जो रिसर्च का खर्चा होता है वो भी उसी फंड से कटता है। मतलब हमारी ही पैसों से? हाँ, जबकि एक इंडेक्स फंड बस चुपचाप बाजार के सबसे बड़े शेयर्स को पकड़कर बैठ जाता है बिना किसी अतिरिक्त खर्च के। तो मतलब वो कुछ एक्स्ट्रा नहीं कर रहा? हाँ, तो लंबे समय में क्या होता है कि एक्टिव मैनेजर का कौशल उन भारी खर्चों और इंसानी भावनाओं के बोझ तले दब जाता है। इंसानी भावनाएं मतलब जैसे डर या लालच में गलत समय पर बेचना। एग्जैक्टली। यार ये तो ऐसा हो गया है जैसे किसी ने जिम में एक बहुत ही महंगा पर्सनल ट्रेनर रख लिया हो। हाँ, ये अच्छी तुलना है। मतलब वो ट्रेनर भारी भरकम फीस ले रहा है, मोटिवेशनल बातें कर रहा है, नए नए इक्विपमेंट्स दिखा रहा है, लेकिन जब बात असल में मसल बनाने की आती है तो वो कोई काम नहीं आता। उल्टा उसकी फीस चुकाने के चक्कर में इंसान की अपनी डाइट का बजट ही बिगड़ जाता है। बहुत खूब। और जो दूसरा भ्रम है ना, वो इसी फीस के गणित से जुड़ा है, जिसे हम छुपी हुई फीस का भ्रम कहते हैं। हिडन फीस। हाँ। और ये छुपी हुई फीस किसी धीमे जहर की तरह काम करती है। म्यूचुअल फंड्स या जो रिटायरमेंट प्लान्स होते हैं उनमें कई बार एक्सपेंस रेशियो या मार्केटिंग फीस के नाम पर 1 या 2% फीस काटी जाती है। सुनने में तो 2% बहुत मामूली लगता है। यही तो चाल है। सुनने में कम लगता है, लेकिन कंपाउंडिंग के असर को याद कीजिए। अगर किसी व्यक्ति का निवेश 30 साल तक बढ़ता है तो ये 2% फीस सिर्फ आखिरी रकम का 2% नहीं काटती, बल्कि ये हर साल उस पैसे को काटती है जो भविष्य में कंपाउंडिंग से और पैसा बना सकता था। बाप रे। हाँ, नतीजतन जीवन भर में ये एक इंसान के संभावित रिटर्न का 50 से 60% तक हिस्सा निकल सकती है। ये तो सच में डरावना है। मतलब वो बर्फ का गोला बड़ा तो हो रहा है, लेकिन कोई हर साल उसमें से एक बड़ा हिस्सा छील कर ले जा रहा है। बिल्कुल ऐसा ही होता है। और तीसरा भ्रम है ब्रोकर का भ्रम। हम में से ज्यादातर लोग अपने ब्रोकर को ही अपना वित्तीय सलाहकार मानकर ना आंख बंद करके उस पर भरोसा कर लेते हैं। और यहीं पर फिड्यूशियरी सलाहकार का कॉन्सेप्ट आता है। फिड्यूशियरी, ये क्या होता है? देखिए, एक सामान्य ब्रोकर का मुख्य काम प्रोडक्ट बेचना और उस पर अपना कमीशन कमाना होता है। वो ऐसा प्रोडक्ट भी बेच सकता है जो उसके क्लाइंट के लिए सबसे अच्छा ना हो। अच्छा। हाँ, बस शर्त ये होती है कि वो प्रोडक्ट क्लाइंट के लिए उपयुक्त या सूटेबल होना चाहिए। बेस्ट होना जरूरी नहीं है। लेकिन एक फिड्यूशियरी जो होता है वो कानूनी और नैतिक रूप से बाध्य होता है कि वो पूरी पारदर्शिता के साथ सिर्फ और सिर्फ अपनी क्लाइंट्स के वित्तीय हित में फैसले लें। हाँ, इसे समझने के लिए मैं एक और उदाहरण लेता हूँ। हाँ। मतलब एक आम ब्रोकर उस कार सेल्समैन की तरह है जिसका लक्ष्य किसी भी तरह शोरूम की सबसे महंगी कार बेचना है। हाँ, ताकि उसका कमीशन बन सके। एग्जैक्टली। लेकिन एक फिड्यूशियरी उस आजाद मैकेनिक की तरह है जिसे किसी ने सिर्फ ये चेक करने के लिए दिहाड़ी पर रखा है कि वो कार खरीदने लायक है भी या नहीं। बहुत बढ़िया उदाहरण है ये, है ना? हाँ। मतलब मैकेनिक को कार बिकने से कोई फायदा नहीं है। हाँ। उसकी वफादारी सिर्फ उसे काम पर रखने वाले के प्रति है। बिल्कुल। तो अगर इन तीनों मिथकों को तोड़ दिया जाए हाँ। तो एक आम निवेशक के लिए रास्ता बहुत साफ हो जाता है। हाँ, एकदम साफ। मतलब महंगे मैनेजर्स को छोड़कर सस्ते इंडेक्स फंड्स में जाना और सलाह के लिए सिर्फ फिड्यूशियरी पर भरोसा करना। ये एक बहुत ही ठोस रणनीति है, लेकिन यहाँ एक और चुनौती खड़ी होती है। वो क्या? जब कोई व्यक्ति अपने पैसों को गलत फीस और झूठे भ्रमों से बचा लेता है ना, तब उसे ये तय करना होता है कि आखिर वो इस खेल को खेल क्यों रहा है। उसका लक्ष्य क्या है? बिना किसी ठोस लक्ष्य के निवेश की ये यात्रा बस एक अंतहीन और दिशाहीन दौड़ बन सकती है। ये बहुत ही अहम बिंदु है, क्योंकि जब भी लोगों से पूछा जाता है कि वित्तीय आजादी के लिए उन्हें कितने पैसे चाहिए, हाँ, तो जवाब क्या होता है? जवाब अक्सर 100 करोड़ या 500 करोड़ जैसा कोई एब्स्ट्रैक्ट या हवाई नंबर होता है, जिसका वास्तविकता से कोई लेना देना ही नहीं होता। और इंसानी दिमाग ऐसे विशाल और अस्पष्ट नंबर को देखकर ही घुटने टेक देता है। उसे लगता है कि वहां तक पहुंचना तो असंभव है। बिल्कुल। कि उस हवाई नंबर की बजाय अपने सपनों की एग्जैक्ट कॉस्ट यानी सटीक कीमत कैलकुलेट करनी चाहिए। सटीक कीमत। हाँ, जब लक्ष्य को 5 स्पष्ट स्तरों में बांट दिया जाता है ना, तो वो बहुत ही व्यावहारिक और हासिल करने योग्य लगने लगता है। हाँ, और यहाँ मुझे स्रोदत की जो बात सबसे ज्यादा चौंकाने वाली लगी वो इन 5 स्तरों का मनोविज्ञान है। वो कैसे?
जब हम इन स्तरों को देखते हैं, जैसे पहला है वित्तीय सुरक्षा या फाइनेंशियल सिक्योरिटी, जिसका मतलब है सिर्फ बुनियादी खर्चे जैसे घर का किराया, खाना, बिजली, पानी या इंश्योरेंस, बस ये कवर हो जाएं। हाँ, एकदम बेसिक चीज है। तो जब कोई व्यक्ति बैठकर इसका असली गणित लगाता है ना, तो उसे एहसास होता है कि ये नंबर 100 करोड़ से बहुत बहुत कम है। बिल्कुल। ये एक तरह का आहा मोमेंट है। मतलब अचानक वो नामुमकिन सा लगने वाला पहाड़ एक छोटी सी चढ़ाई लगने लगता है। और इसे इसी तरह डिजाइन किया गया है। जब पहला स्तर पार हो जाता है तो इंसान का आत्मविश्वास बढ़ता है। फिर आता है दूसरा स्तर, फाइनेंशियल वाइटैलिटी, जहां बुनियादी खर्चों के साथ शिक्षा या मनोरंजन जैसी कुछ और सुविधाएं भी जुड़ जाती हैं। मतलब थोड़ी सांस लेने की आजादी। हाँ। फिर तीसरा है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, जहां बिना काम किए आज की पूरी लाइफस्टाइल जीवन भर बरकरार रखी जा सके। चौथा स्तर है फाइनेंशियल फ्रीडम, जिसमें इंसान बिना काम किए लग्जरीज भी अफोर्ड कर सकता है। और आखिरी है एब्सोल्यूट फाइनेंशियल फ्रीडम, जहां पैसों की कोई पाबंदी ही ना हो। एग्जैक्टली। ये जो सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ने वाला तरीका है ना, सच में बहुत काम का है। लेकिन सवाल ये है कि इस सीढ़ी पर चढ़ने के लिए पैसों का बंटवारा कैसे किया जाए? क्योंकि स्रोत कहता है कि कोई एक शेयर चुनना उतना जरूरी नहीं है जितना कि एसेट एलोकेशन या संपत्तियों का सही बंटवारा। हाँ, निवेश के रिटर्न और जोखिम को तय करने में जो सबसे बड़ा योगदान होता है वो एसेट एलोकेशन का ही होता है। अच्छा। स्रोत इसे 3 बकेट्स या बाल्टियों के रूप में समझाता है। 3 बकेट्स। पहली है सिक्योरिटी बकेट। इसका मुख्य काम केवल मूलधन को सुरक्षित रखना है। मतलब जो पैसा लगाया है वो डूबे ना। हाँ, इसमें बॉन्ड्स, नकद या एन्युइटीज जैसे कम जोखिम वाले निवेश आते हैं। ये वो पैसा है जिस पर सबसे बुरे आर्थिक दौर में भी भरोसा किया जा सके। समझ गया। दूसरी है रिस्क या ग्रोथ बकेट। इसमें शेयर बाजार या रियल एस्टेट आते हैं, जहां रिस्क ज्यादा है। हाँ, यहाँ अस्थिरता या वॉलेटिलिटी तो होती है, लेकिन लंबे समय में संपत्ति को तेजी से बढ़ाने की क्षमता भी इसी में होती है। और तीसरी बकेट है ड्रीम बकेट। हाँ। और यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि आम तौर पर जब निवेश की चर्चा होती है ना, तो लोगों के दिमाग में बस शेयर बाजार के किसी जादुई स्टॉक की तलाश होती है जो रातों रात अमीर बना दे। हाँ, सब शॉर्टकट ढूंढते हैं। बिल्कुल। और ऊपर से ज्यादातर जो वित्तीय गुरु हैं वो सिर्फ कल के लिए पैसा जोड़ने की बात करते हैं। सही कहा। लेकिन यहाँ दुनिया के सबसे सफल निवेशकों के आधार पर बनी ये रणनीति कह रही है कि आज के मजे के लिए भी पैसा अलग रखो। मतलब ड्रीम बकेट का ये कॉन्सेप्ट थोड़ा विरोधाभासी या पैराडॉक्सिकल नहीं लगता? देखिए, ये विरोधाभासी लग सकता है, लेकिन ये इंसानी मनोविज्ञान की बहुत गहरी समझ पर आधारित है। अच्छा, कैसे? अक्सर जब लोग भविष्य को सुरक्षित करने के जुनून में पड़ जाते हैं ना, तो वे आज की जिंदगी को पूरी तरह से जीना ही छोड़ देते हैं। हाँ, कंजूस हो जाते हैं। बिल्कुल। खुद को हर खुशी से वंचित रखने की ये भावना एक तरह के बर्नआउट या मानसिक थकान को जन्म देती है। ये तो है। तो ड्रीम बकेट ये सुनिश्चित करती है कि निवेश का ये सफर कोई सजा ना बन जाए। जब कोई अपने शौक पूरे करता है या आज का आनंद लेता है, और आज का सुकून भी। बिल्कुल। लेकिन चलिए थोड़ा और गहराई में चलते हैं। हमने इन बकेट्स को बना लिया, लेकिन बाजार तो मौसम की तरह बदलता रहता है ना? हाँ, वॉलेटिलिटी तो रहती है। हाँ, कभी भारी मंदी आती है, कभी महंगाई आसमान छूने लगती है। तो इन बकेट्स के अंदर ऐसा क्या डाला जाए जो हर आर्थिक मौसम के तूफान को झेल सके? और यहीं पर रे डालियो की ऑल सीजन स्ट्रेटजी या हर मौसम की जो रणनीति है वो सामने आती है। रे डालियो? हाँ, रे डालियो दुनिया के सबसे बड़े हेज फंड्स में से एक चलाते हैं। उनकी रणनीति इस बात पर आधारित है कि अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से 4 मौसमों से गुजरती है। इन्फ्लेशन यानी महंगाई बढ़ना, डिफ्लेशन यानी कीमतें गिरना या मंदी, उच्च आर्थिक विकास और निम्न आर्थिक विकास। ठीक है। उनका पोर्टफोलियो इस तरह बटा होता है कि किसी भी एक मौसम का असर पूरे निवेश को तबाह ना कर सके। लेकिन स्रोत में डेलियो का जो सटीक बंटवारा दिया गया है ना, वो थोड़ा चौंकाता है मुझे। अच्छा, कौन सा हिस्सा? मतलब इसमें 30% स्टॉक्स हैं, 40% लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स हैं, 15% इंटरमीडिएट बॉन्ड्स हैं और 7.5% सोना और उतना ही हिस्सा कमोडिटीज का है। हाँ। मुझे यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये पूछना है कि कुल 55% हिस्सा सिर्फ बॉन्ड्स में क्यों? आमतौर पर तो यही सिखाया जाता है ना कि बॉन्ड्स बहुत सुरक्षित होते हैं पर रिटर्न कम देते हैं। स्टॉक्स में सिर्फ 30% रखकर क्या ये पोर्टफोलियो बहुत ज्यादा कंजर्वेटिव नहीं हो जाता? देखिए, ये कंजर्वेटिव या रूढ़िवादी लग जरूर सकता है जी,
लेकिन इसके पीछे की जो कार्यप्रणाली है, जो मैकेनिज्म है, वो बहुत ही शानदार है। कैसे काम करता है ये? इसे उड़ान बनाम सुरक्षा या फ्लाइट टू सेफ्टी के सिद्धांत से समझा जा सकता है। जब शेयर बाजार क्रैश होता है या डिफ्लेशन का दौर आता है ना, तो अक्सर केंद्रीय बैंक ब्याज दरें घटा देते हैं। हाँ, ऐसे ही होता है। तो जब नई ब्याज दरें कम होती हैं, तो पहले से जारी किए गए जो लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स होते हैं, जिनका ब्याज ज्यादा तय होता है, उनकी कीमत अचानक बाजार में बढ़ जाती है। अच्छा। यानी जिस समय स्टॉक्स गिर रहे होते हैं, ठीक उसी समय बॉन्ड्स की कीमत उछाल मार रही होती है। क्या बात है। हाँ, ये उस 30% स्टॉक्स के नुकसान को पूरी तरह से बैलेंस कर देता है। और महंगाई के समय? और जब इन्फ्लेशन या महंगाई तेजी से बढ़ती है, तो स्टॉक्स और बॉन्ड्स दोनों संघर्ष कर सकते हैं। तब वो सोना और कमोडिटीज का जो हिस्सा है, वो पोर्टफोलियो को डूबने से बचाता है। यार, ये तो कमाल है। मतलब अलग अलग संपत्तियों को इस तरह से गूंथा गया है कि एक का गिरना दूसरे को उठने का कारण बन जाता है। एग्जैक्टली, यही इसका जादू है। इसके अलावा ना, स्रोत रिटायरमेंट के उस बहुत ही मशहूर 4% विड्रॉवल रूल को भी चुनौती देता है। ये वो पुराना नियम है जो कहता है कि रिटायरमेंट के समय अपने पूरे पोर्टफोलियो का 4% हर साल निकालते रहो, तो पैसा कभी खत्म नहीं होगा। हाँ, लेकिन आज के दौर में वो पुराना नियम काफी जोखिम भरा हो गया है। वो क्यों? सोचिए, अगर किसी व्यक्ति के रिटायर होते ही बाजार लगातार कुछ सालों तक गिरता रहे और वो फिर भी हर साल पैसे निकालता रहे, तो उसकी पूरी पूंजी समय से बहुत पहले ही खत्म हो सकती है। हाँ, पैसा तो जीरो हो जाएगा। बिल्कुल। इसी डर को खत्म करने के लिए रॉबिन्स एन्युटीज के इस्तेमाल पर बहुत जोर देते हैं। तो ये एन्युटीज काम कैसे करती हैं? मतलब कोई भी कंपनी जिंदगी भर पैसे देने की गारंटी कैसे ले सकती है? इसे रिस्क पुलिंग के कॉन्सेप्ट से समझा जा सकता है। एन्युटीज ना एक तरह का बीमा ही है। अच्छा, इंश्योरेंस की तरह। हाँ, बीमा कंपनियां लाखों लोगों का जीवन काल और बाजार का गणित देखती हैं। हाँ। कुछ लोग जल्दी दुनिया से चले जाते हैं, कुछ बहुत लंबा जीते हैं। कंपनी इस पूरे रिस्क को एक बड़े पूल में बांट देती है। इसके बदले वे एक ऐसा ढांचा तैयार करते हैं जो व्यक्ति को ताउम्र एक तय मासिक या सालाना आय की गारंटी देता है। मतलब एक फिक्स्ड इनकम आती रहेगी। हाँ, इससे वो डर हमेशा के लिए खत्म हो जाता है कि इंसान अपने पैसों से ज्यादा लंबा जी जाएगा। यार, मतलब ये सिर्फ रिटर्न का खेल नहीं है, बल्कि एक तरह से मानसिक शांति खरीदने का तरीका है। बिल्कुल सही कहा। पीस ऑफ माइंड सबसे जरूरी है। अब जब हम इस स्तर पर आ ही गए हैं, तो स्रोत उस माइंडसेट या उस सोच की भी बात करता है जो दुनिया के सबसे अमीर 0.001% लोगों में पाई जाती है। हाँ, उन अरबपतियों की सोच में कुछ बहुत ही स्पष्ट और आम निवेशकों से अलग पैटर्न होते हैं। जैसे कि सबसे बड़ा अंतर है असिमेट्रिक रिस्क रिवॉर्ड को समझना। असिमेट्रिक रिस्क? हाँ, आमतौर पर वित्तीय दुनिया में एक कहावत है ना, हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड। यानी जितना बड़ा जोखिम उतना बड़ा मुनाफा। हाँ, सब यही कहते हैं। लेकिन दुनिया के सबसे बेहतरीन निवेशक इस बात को सिरे से नकारते हैं। इस असिमेट्रिक रिस्क को मैं एक उदाहरण से समझाने की कोशिश करती हूँ। हाँ, बताइए। ये कुछ ऐसा है जैसे कोई एक ऐसी लॉटरी की टिकट खरीदना जो बहुत ही सस्ती हो। अगर कोई जीत गया तो वो रातों रात करोड़ोंपति बन सकता है, लेकिन अगर हार गया तो उसका सिर्फ एक वक्त की चाय या नाश्ते का पैसा जाएगा। बिल्कुल। मतलब जो जोखिम है वो बहुत ही कम है, जिसे हम डाउनसाइड प्रोटेक्टेड कहते हैं, लेकिन संभावित इनाम बहुत ही बड़ा है। ये उदाहरण इस सिद्धांत की जो मूल भावना है ना, उसको बहुत अच्छे से पकड़ता है। यही कारण है कि अरबपति निवेशक अपनी पूंजी को बचाने पर इतना जोर देते हैं। उनका मुख्य उसूल ऑफेंस से ज्यादा डिफेंस पर ध्यान देना है। डिफेंस पर? हाँ, उनका पहला नियम होता है पैसे को कभी मत खोना, डोंट लूज। जब एक आम निवेशक जल्दी अमीर बनने के लालच में हर नई चीज में पैसा लगाकर ऑफेंस खेलता है ना, तो वो अक्सर अपनी पूरी पूंजी दाव पर लगा देता है। सब कुछ रिस्क पे डाल देता है। बिल्कुल। जबकि ये दिग्गज सबसे पहले अपनी जमीन मजबूत करते हैं। और इसी के साथ उनका एक और गुण जुड़ा है, निरंतर सीखना, यानी कंटिन्यूअस लर्निंग। हाँ, वो कभी इस अहंकार में नहीं रहते कि उन्हें सब कुछ पता है। यार, ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट है सोच में। मतलब हमने शुरुआत एक डरावने वित्तीय चक्रव्यूह से की थी, लेकिन अब रास्ते काफी साफ नजर आ रहे हैं। बिल्कुल साफ हो गए हैं। हमने समझा कि कैसे अपना फ्रीडम फंड बनाकर एक स्नोबॉल को पहाड़ी से नीचे धकेलना है,
कैसे वो एक्टिव मैनेजमेंट के महंगे ट्रेनर्स और ब्रोकर रूपी कार सेल्समैन के भ्रम को तोड़कर फिड्यूशरी और इंडेक्स फंड्स की शरण में जाना है। सही कहा। और हमने उस हवाई 100 करोड़ के लक्ष्य को 5 व्यवहारिक स्तरों में तोड़ा, एसेट एलोकेशन की 3 बाल्टियां बनाई, और ये भी समझाया कि कैसे बॉन्ड्स और स्टॉक्स का जो विरोधाभासी स्वभाव है वो ऑल सीजन्स पोर्टफोलियो को हर तूफान में स्थिर रखता है। और इन सब से गुजरते हुए ना, ये पूरी चर्चा अब अपने आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव पर पहुंचती है। वो क्या है? इस पूरी किताब और स्रोत का जो सबसे गहरा सार है वो 7वें कदम में छिपा है, और वो है असली दौलत। असली दौलत? हाँ, रॉबिन्स इस पूरी गणितीय चर्चा को एक बहुत गहरे मानवीय सत्य से जोड़ते हैं। उनका मानना है कि बैंक में करोड़ों रुपए जमा करना दौलत का अंतिम लक्ष्य नहीं है। तो फिर क्या है? दौलत का असली मकसद जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना है, और वो भी भावनात्मक, आध्यात्मिक और रिश्तों के स्तर पर। मतलब ये सारा जो खेल है वो सिर्फ अपने लिए महल खड़े करने का नहीं है? बिल्कुल भी नहीं। उनका मूल मंत्र है द सीक्रेट टू लिविंग इज गिविंग, यानी जीने का असली राज दूसरों को देने में है। वाओ। जब कोई व्यक्ति अपनी बुनियादी और विलासिता की जरूरतों से ऊपर उठ जाता है ना, तो असली संतोष तब मिलता है जब वो समाज में अपना योगदान देता है। चाहे वो पैसे के रूप में हो, समय के रूप में हो, या अपने ज्ञान और कौशल के रूप में। बिना इस योगदान के एब्सोल्यूट फाइनेंशियल फ्रीडम भी बस खालीपन ही लाती है। यार, इस सफर ने सच में सिर्फ पोर्टफोलियो को नहीं बल्कि जीवन को देखने के नजरिए को छुआ है। बिल्कुल। और ये चर्चा मुझे एक बहुत ही अलग दिशा में सोचने पर मजबूर कर रही है। मतलब जो स्रोत में सीधे तौर पर नहीं लिखी है, लेकिन इस पूरे विचार का एक स्वाभाविक परिणाम है। क्या सोच रहे हैं आप? जरा सोचिए, अगर किसी इंसान को कल सुबह एब्सोल्यूट फाइनेंशियल फ्रीडम मिल जाए, ओके, मान लीजिए कल सुबह से उसे जीवन में कभी भी पैसों के लिए एक भी काम ना करना पड़े, तो अपने सोचे हुए उन असली सपनों को, अपने शौक या अपने जीवन के उस असली मकसद को पूरा ना करने का उसके पास क्या बहाना रह जाएगा? ये एक बहुत ही गहरा मनोवैज्ञानिक सवाल है ना? मतलब क्या ऐसा हो सकता है कि ये जो पैसों के लिए हर रोज का संघर्ष है, ये ऑफिस की दौड़ भाग है, ये असल में कुछ लोगों के लिए अपने असली लक्ष्य या अपने अंदर के खालीपन का सामना ना करने का एक बहुत ही आसान सा बहाना होता है? बिल्कुल हो सकता है। मैं क्या करूं, मुझे तो EMI भरनी है। ये ढाल अगर छिन जाए तो इंसान असल में है कौन? सही बात है। अगर पैसों का डर हटा दिया जाए तो दुनिया को आपका असली रूप क्या दिखेगा? बस इसी विचारोत्तेजक सवाल के साथ आज की इस विस्तृत चर्चा को हम यहीं विराम देते हैं। सोचने के लिए बहुत कुछ है।